या 1.5x पे ही देखें, नहीं तो बोर हो जाएंगे। धन्यवाद। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी हमारे प्यार से स्टडी यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 साउंड। तो साउंड के चैप्टर में आज हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम मेनली कुछ पढ़ेंगे। साउंड ना बहुत छोटा चैप्टर है, तो इसके ना लगभग ना सिर्फ दो एपिसोड ही बन सकते हैं, उससे ज़्यादा बन नहीं सकते। अगर मैं न्यूमेरिकल कराऊँ तब बन सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें इसी एपिसोड में या अगले एपिसोड में दोनों में थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल करा दूंगा, जिससे तुम्हें सबको पता चल जाए। तो बिना किसी देरी के जल्दी से अपना ये जो चैप्टर है इसे स्टार्ट करते हैं। और ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद फिजिक्स मतलब 5 चैप्टर थे ना, मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, वर्क डन वाला, और एक ग्रेविटेशन वाला, और एक साउंड। ये लास्ट चैप्टर है, बस इसे जल्दी जल्दी खत्म कर दो, फिजिक्स तुम्हारी खत्म और फिजिक्स से तुम बादशाह बन जाओगे। तो चलो बिना किसी देरी के चैप्टर नंबर 12 साउंड शुरू करते हैं। तो साउंड क्या होती है? तुम बोलोगे साउंड क्या होती है? साउंड होती है एक वाइब्रेशन। साउंड इज द वाइब्रेशन दैट प्रोड्यूस अ सेंसेशन इन अवर ईयर्स। क्या सर, क्या बोला आपने? मैं ये बोल रहा हूँ कि ना जो साउंड होती है ना, साउंड बे भाई इतना दिखेगा नहीं। साउंड इज ए sensation which is a vibration sorry which produce sensation in our ears। मतलब इसका मतलब क्या है सर? साउंड एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ईयर्स में सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। सेंसेशन क्या होती है? एक तरह की आवाज़, मतलब वाइब्रेशन। सेंसेशन क्या होती है? एक तरह की सुनने की क्षमता, है ना। सेंसेशन मतलब एक झटका सा। जैसे तुम्हें जब भी साउंड आती है, डीजे बज रहा होता है तो तुम्हें साउंड आती है ना। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे क्लास में सारे दोस्त बैठे हैं, वो शोर मचा रहे हैं, तो तुम्हारे कानों में एक आवाज़ तो आएगी ना, एक वाइब्रेशन तो आएगी ना, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो उसी वाइब्रेशन को हमने नाम दे दिया साउंड। अभी साउंड होती क्या है, आती कहाँ से है क्या ये, उसके बारे में हम ये सारा डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखो, साउंड तो तुम्हें पता चल गया अब क्या होती है। अब बोलोगे तुम साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? साउंड इज प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो जब वो प्रोड्यूस करता है साउंड को, तो फिर क्या होता है? साउंड जाती है, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, ऐसे ऐसे करके जाती रहती है ना। ये तो तुमने एक ग्राफ देखा ही होगा। और फिर जाती है यहाँ पे किसी ऑब्स्टैकल के पास, ये जहाँ पे इसकी डेस्टिनी है। डेस्टिनी जैसे तुम देख लो, ये तुम्हारा तुम हो और ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें उसे बुलाना है, तो तुमने यहाँ से आवाज़ मारी और उस चलेगी, और डेस्टिनी तक पहुँच गया वो, है ना। तो साउंड ऐसे गई, डेस्टिनी तक पहुँची। और एक और केस होता है कि रिफ्लेक्शन हो जाती है साउंड की। साउंड की रिफ्लेक्शन कैसे होती है? साउंड की रिफ्लेक्शन तभी होती है जब यहाँ कोई ऑब्स्टैकल हो या कुछ और चीज़ हो जिससे साउंड रिफ्लेक्ट हो सके। जैसे यहाँ अगर कोई ऑब्स्टैकल होगा तो क्या करेगा? यहाँ से साउंड टकराएगी और वापस आने लगेगी। यहाँ से वापस आई, फिर वापस आई, फिर और वापस आई, फिर थोड़ा और वापस आएगी, ऐसे ऐसे करके तुम्हें दोबारा सुनाई देगी। इस चीज़ को हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ क्या? साउंड। मतलब साउंड का बाउंस बैक होना किसी चीज़ से टकराने के बाद। तो हम साउंड के बारे में तो पढ़ लिया हमने। अब तुम बोलोगे भाई ये बताओ कि सर साउंड ने प्रोड्यूस तो होगी, है ना, इतना सबको पता है साउंड प्रोड्यूस होगी। अब साउंड किस वे में प्रोड्यूस होती है? क्या साउंड में क्या चीज़ होती है कि वो प्रोड्यूस होती है? साउंड में ना सबसे मेन चीज़ होती है वाइब्रेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन क्रिएट हुई, जैसे तुम्हारे घर में वो तो होगा धागा नहीं तो रबर बैंड होगा, रबर बैंड, है ना, रबर बैंड होगा। रबर बैंड को अगर तुम ऐसे हिलाते हो एकदम से, तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, ये भी ऊपर ये भी नीचे, ऐसे ऊपर नीचे मतलब एकदम से वो सी बना देगा, एकदम वो वेव सी एक,
है ना, एक वेव बना देगा तो वाइब्रेशन क्रिएट हुई ना, उससे तुम्हें साउंड आएगा टंग, है ना, आवाज आती है ना। जब तुम वही बजाते हो, तुमने बहुत जगह देखा होगा ऐसे सा, एक ऐसे सा होता है जिसपे तुम ऐसे मारते हो थोड़ा सा भी तो वाइब्रेट होता है। क्यों? क्योंकि ना ये वाइब्रेट होएगा ना, ये इसके साथ ही जुड़ा रहता है। तो ये जब वाइब्रेट होते हैं तो वाइब्रेशन से तुम्हें साउंड पता चलती है। ये एक साउंड का डिवाइस है। साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, साउंड की और चीज़ों के बारे में ये डिवाइस बताता है। तो हमने साउंड की पढ़ ली, साउंड कैसे प्रोपेगेट होती है ये नहीं पढ़ा अभी, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है ये पढ़ लिया। तो अगली स्लाइड में हम साउंड कैसे प्रोपेगेट होती है वो पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अपना अगली स्लाइड पे आते हुए हम कहते हैं कि साउंड प्रोपेगेट कैसे होती है। साउंड प्रोपेगेट होती है एक वेव नेचर में। वेव नेचर कैसे, तुमने वेव बनाई होगी ना एक ऐसे ऐसे ऐसे, मैं बना के दिखाता हूँ। देखो साउंड कैसे प्रोपेगेट होती है। फोकस ऑन माई बोर्ड, फोकस ऑन माई बोर्ड। अबे कैमरा तू भी फोकस कर ले। देखो एक ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट, इसको बी तक आवाज पहुंचानी है तो वो एक किसके द्वारा पहुंचाएगा, एक मीडियन के द्वारा। मीडियन में तुमने पढ़ा है ना एर्थ में कि ना क्या होता है मीडियन, वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें, क्या क्या हो सकता है। और तुम बताओ फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजें है ना, तो मैं सिर्फ दो जो मेन एग्जांपल होते हैं वो ले लिए, वाटर और एयर। तो वाटर और एयर से प्रोपेगेट होती है, लेकिन किस नेचर में प्रोपेगेट होती है, बहुत सारे नेचर में होती है। एक होता है टू एंड फ्रो मोशन, एक होता है अप एंड डाउन मोशन। एक देखो, एक होता है अप एंड डाउन, एक होता है टू एंड फ्रो, और एक होता है सारी जगह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक होती है ट्रांसफर, मतलब बहुत सारी वेव होती है, वो अभी हम पढ़ेंगे। अभी हम प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। वो प्रोपेगेट कैसे होती है वेव नेचर में। वेव नेचर कैसे, इज दिस कॉल्ड अ मीडियन। वो मीडियन है ना, ये मीडियन थोड़ा टेढ़ा बन गया है लेकिन थोड़ा सा वो करना। अब देखो, अब मीडियन बन गया हमारा। मीडियन के बाद हमें क्या करना है, मीडियन के बारे में हमें यहाँ पे एक लाइन खींचनी है। अगर तुम्हें बोल दे कोई बनाने के लिए, उसकी लाइन खींच देना यहाँ पे। और अब देखो शायद तुम्हें यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो इसे करने में। अरे यार मिट जा, देखो यहाँ पे अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है ना तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच देना एक। तो स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद क्या होएगा, अभी मैं स्ट्रेट लाइन नहीं खींच रहा क्योंकि ना मुझे पहले वो बनाए वेव। अब वेव कैसी होती है, वेव तुम्हें पता होगा अप डाउन होती है ना। तो अब देखो यहाँ से बिल्कुल सेंटर से, यहाँ से वेव आई, यहाँ से गई, यहाँ से आई, यहाँ से गई, यहाँ से यहाँ पे, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है तुमने, स्ट्रेट लाइन। शायद अब भी टेढ़ी हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। ये वेव नेचर शो हो गया कि साउंड का वेव नेचर होता है। अब बताओ इसमें ना काफ़ी कुछ मेन टॉपिक्स हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। पहली चीज़ क्या है, जो इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे जो कंप्रेशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। कैसे, जैसे ये मान लो, इसको मैं यहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो कंप्रेशन होता है ना पार्टिकल्स के बीच, वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे पार्टिकल ना बिल्कुल चिपके रहते हैं एक दूसरे के साथ, चिपके रहते हैं, तो क्या होता है उनमें ना कंप्रेशन बन जाता है एक, तो वो हाई रीजन में चले जाते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल इस पॉइंट पे क्या होता है कि ना जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में दूरी आ जाती है, ऐसे से हो जाते हैं खुले से। फिर यहाँ पे फिर से क्या हो जाता है, यहाँ पे फिर से एकदम झुंड में आ जाते हैं वो, ऐसे झुंड में आने के बाद फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे वो रेयर फ्रैक्शन होती है। अभी तुम्हें बताऊंगा रेयर फ्रैक्शन के बारे में। यहाँ पे थोड़ा खुले हो जाते हैं पार्टिकल्स। तो अब इससे हमें पता चल रहा है, हमें इससे ये पता चल रहा है कि ना जब कंप्रेशन होती है, कंप्रेशन, इस वाले रीजन को हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन। जब कंप्रेशन होती है उसी के ठीक बाद जहां ये नीचे होता है ना, वहां पे होती है रेयर फ्रैक्शन। उसके बाद क्या होती है, रेयर फ्रैक्शन। जब भी एक वेव बनती है ना, उसमें दो चीजें बहुत जरूरी होती है, एक होती है कंप्रेशन, एक होती है रेयर फ्रैक्शन। ऐसे वेव चलती है ना। तो अब इतना पता चल गया। लेकिन ना अब जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है,
वो कंप्रेशन का बिल्कुल पीक जो है यहाँ पे, यहाँ कहीं, यहाँ पे ना इस जगह को क्या कहते हैं, क्रस्ट, CREST, क्रस्ट। और ये सबसे नीचे वाला रीजन है ना, यहाँ पे होता है ट्रफ। सर क्या, ट्रफ कैसे? जो इसका सबसे ऊपर वाला रीजन होता है ना, क्रस्ट ट्रफ का, सबसे तुम्हें एग्जांपल तुम्हें पता ही होगा, जो वेव का सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा उसको हम क्रस्ट बोलेंगे, और सबसे नीचे वाला पार्ट होगा उसको ट्रफ बोलेंगे। और क्या होता है, एक कंप्रेशन और कंप्रेशन, क्रस्ट और क्रस्ट और ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होएगा ना, वो क्या होएगा, क्या होएगा बोलो, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है सर? इसे हम लेते हैं, ऐसे बनता है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा। मतलब लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है कि उसकी जो वेवलेंथ है, ये इसको वेवलेंथ कहते हैं, दो क्रस्ट और दो ट्रफ के बीच जितनी भी दूरी है उसको हम उसकी वेवलेंथ कहेंगे। वेव की बीच की जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बोलो? मैंने अभी बताया किससे, लैम्डा से। इसका नेम क्या होता है, लैम्डा। लैम्डा तुमने स्पेलिंग देख लो लैम्डा की, अगर तुमने कभी पढ़ा ना हो लैम्डा के बारे में तो अभी मैंने बता दिया, LAMBDA है ना, लैम्डा हो गया। अब देखो, अब तुम्हें एक मेन चीज बतानी भूल गया। अब हमने वेव के बारे में सब चीजें पढ़ ली, अब टाइप्स क्या होती हैं वेव की? तुम बोले भाई टाइप्स, हाँ टाइप्स भी होती है वेव की, टाइप्स भी होती है, हाँ टाइप्स भी होती हैं। टाइप्स क्या क्या होती हैं? ओ सूख भी गया, वाह। टाइप्स, एक वेव मैंने तुम्हें बताई सिंपल, ऐसे वाली, अभी अभी बताई कंप्रेशन और रेयरफैक्शन वाली। लेकिन कंप्रेशन और रेयरफैक्शन वाली और सारी वेव होती है। कैसे? जो अभी तुम्हें एग्जांपल दिखाया मैंने, वो ऐसे वाला, ऐसे वाला है ना, जो एक मीडियन में चलता है और यहाँ पे एक डेंसिटी और प्रेशर का ग्राफ है, ये है ना, यहाँ पे लैम्डा होता है, क्रस्ट होता है, ट्रफ होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव यह करती है, ये 90 डिग्री के एंगल पे प्रोपगेट करती है, यहाँ से मीडियन से 90 डिग्री पे जाएगी और 90 डिग्री पे नीचे आएगी, 90 डिग्री पे ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे प्रोपगेट करती है। अब दूसरे टाइप की, सेकंड, लेट्स कम टू सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक भी क्या है? सेकंड टॉपिक पे उन्होंने बोला है कि दूसरे टाइप की वेव क्या होती है, एक दूसरे टाइप की वेव भी होती है, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। भाई मुझे एक काम आ गया इसलिए मैं 2 मिनट काम करके आ सकता हूँ मैं। अब देखो, अब दूसरे टाइप की वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव? वो कैसे प्रोपगेट होती है? मीडियन तो तुम्हें पता है सब में ही होता है, मीडियन से टू एंड फ्रो मोशन करती है, मैं तुम्हें पहले ही बताया था, टू एंड फ्रो मोशन करती है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, है ना। कैसे? यहाँ अब देखो, जो यहाँ का पार्टिकल है शुरुआत का, यह करेगा अपने आगे वाले पार्टिकल को धक्का मारेगा, आगे वाले पार्टिकल को धक्का मारेगा, जो एक कंप्रेशन क्रिएट करेगा। कंप्रेशन क्रिएट करी, उसके बाद क्या होएगा? कंप्रेशन क्रिएट करने के बाद वो रेयर फ्रैक्शन भी बदलेगी, है ना। कंप्रेशन क्रिएट हुआ, पहले कंप्रेशन हुआ, फिर रेयर फ्रैक्शन होगा। रेयर फ्रैक्शन के बाद क्या होगा? रेयर फ्रैक्शन के बाद देखो, इसने इसको मारा, फिर इसने आगे वाले को मारा, फिर आगे वाले ने आगे वाले को, आगे वाले ने आगे वाले को, आगे वाले ने आगे वाले, ऐसे करके यहाँ तक आ गया पार्टिकल, अपनी डेस्टिनी तक पहुंच गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसे हम कहेंगे कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर शो कर रहा है, अपनी डेस्टिनी से, अपने मेन पोजीशन से अपनी डेस्टिनी तक जाने के लिए इसने जो भी पाथ चुना उसमें टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, तो इसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। और तीसरी वेव क्या होती है? तीसरी वेव होती है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव जैसे तुम स्लिंकी में देखते हो, ऐसे जाती है फिर वापस आती है, ऐसे ना। साउंड एक मैकेनिकल वेव ही है, ये जो चीजें हैं ये सारी मैकेनिकल वेव ही हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में साउंड प्रोपगेट होती है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव में प्रोपगेट होती है, और ट्रांसवर्स वेव में लाइट
लाइट जो है वो ऐसे 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 ट्रैवल करती है, उसकी एक वेवलेंथ होती है। साउंड की भी वेवलेंथ शायद होती होगी, इतना मुझे ज़्यादा डीपली नहीं पता, लेकिन एक होती है वेवलेंथ इनकी भी। अब देखो, अब हमने टाइप्स पढ़ लिए। तुम ना क्या सोचते हो, तुम्हारी ना जिंदगी में भी ना ऐसे क्रस्टर्फ आते रहते हैं। तुम्हारी जिंदगी में ना जब तुम यहाँ पीक पे होते हो ना तब तुम बहुत खुश होते हो। जब तुम यहाँ पीक से धड़ाम से नीचे गिरते हो ना, तुम यहाँ पे जो हिम्मत छोड़ देता है ना वो वहीं पे लूजर कहला देता है। क्यों? क्योंकि उनने तो हिम्मत छोड़ दिया है, उनने तो अपने आप को खुद ही लूजर घोषित कर दिया है। लेकिन उसे पता नहीं है कि उसके आगे कितनी सक्सेस होने वाली है। उसको अगर वो मेहनत करेगा तभी सक्सेसफुल होएगा, नहीं तो यहीं पे पड़ा रहेगा, यहीं पे पूरी जिंदगी सड़ेगा। और अगर उन्हें मेहनत करी तो वो यहाँ पहुंचेगा और यहाँ पे अपनी लाइफ पूरी बिताएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी तुम्हारे मन में आए या जब भी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ढलान से आए, तुम्हारे नंबर कम आए, जो मर्जी आए, तो उससे दुखी मत होना। क्योंकि हर एक चीज़ का एक अच्छी चीज मतलब हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। बीरबल और अकबर वाली कहानी सुनी है ना, हर चीज़ अच्छे के लिए होती है, कभी कोई चीज़ बुरे के लिए नहीं होती। तो मैं यहाँ से यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम उससे भी और ऊपर बढ़ सको। ये नहीं कि तुम नीचे गिर गए तो तुम्हारा टेस्ट लेती है ज़िंदगी कि तुम ऊपर उठने की तुम में हिम्मत है तो तुम सक्सेसफुल होगे, नहीं है तो तुम वहीं पड़े रहोगे जहाँ पे और सारे नॉर्मल लोग पड़े रहते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया ज़्यादा भाषण के बाद। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है क्या कि पल्स क्या होती है। पल्स क्या होती है? पल्स वो रही जो तुम टॉफी खाते हो। सर हम तो टॉफी खाते हैं पल्स की। पल्स क्या होती है? पल्स होती है कि ना, पल्स एक ऑब्जेक्ट को अगर तुमने एक चीज से बांध रखा है, देखो ये दीवार है मान लो, इससे एक स्लिंगी से ऐसी होता है ना, ऐसी बनाते हैं, मतलब उसे एक डिब्बा बांधा हुआ है, डिब्बा मान लो, सर्कल बांध लो, है ना। उसको तुम खींच रहे हो उसको पूरी तेज है ना। तुम जब उसे खींचोगे ना, खींचने से क्या होगा, उस पे ना एक यहाँ आएगा, फिर इसमें एक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी, पिछले चैप्टर में बताया मैंने, है ना। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होएगी, फिर ये धक्का मारेगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर खींचेगा ही, फिर पोटेंशियल एनर्जी आएगी, फिर बंद होएगा, फिर खींचेगा, ऐसे ऐसे करके खींचता रहेगा, बंद होता रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। मतलब यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। इसे हम क्या कहेंगे? टू एंड फ्रो मोशन को क्या कहेंगे? पल्स। इसी पूरे सिनेरियो को हमने नाम दे दिया पल्स। कि ना जब भी कोई ऑब्जेक्ट इधर जाएगा फिर इधर आएगा तो इसे हम क्या नाम देंगे? पल्स। अब बारी आती है साउंड के तीन मेन चीजों की तरफ। मेन चीजें क्या होती हैं? साउंड की तीन मेजर चीजें हैं, स्पीड और एक फ्रीक्वेंसी और एक एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और स्पीड क्या होती है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और स्पीड होती है कि ना, स्पीड तो तुम्हें पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? किसी भी दो क्रस्ट और ट्रफ के बीच, देखो जैसे वेव बनी यहाँ से यहाँ, है ना। तो इस एक क्रस्ट से ट्रफ, मीडियन से दोबारा मीडियन में आने तक की जो ये वेव होती है ना, इसको हम एक फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, है ना। इसको हम क्या नाम देते हैं? फ्रीक्वेंसी का। और इसको करने में जितना टाइम लगा है, टी टाइम लगा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। उसको हम क्या नाम देते हैं? टाइम पीरियड, किसी भी ऑब्जेक्ट के वो प्रोपेगेट करने का। ठीक है, इतना तुम्हें पता चल गया ना। एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखो अगर तुम सीटी बजाते हो, सीटी बजाई है ना तुमने, सीटी बजाओगे और एक ड्रम बजाओगे, तो तुम्हें कौन सी चीज, जैसे ड्रम बजा रहे हैं, तुम्हारे दिल में ऐसे धक धक सी नहीं होती, है ना। दिल में ऐसे धक धक, दिल में मेरे है दर्द जिसको, है ना, वो वाला गाना बजता है ना, है ना। और फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होती है, सीटी बजाता है। जैसे तुम्हारा गेम पीरियड खत्म होता है या तुम्हारे पीटी सर कुछ तुम्हें बुलाने के लिए सीटी बजाता है, तुम्हारे कान में एकदम चुभती है वो, तुम्हारे दिल में तो एकदम धक धक नहीं होती ना, एकदम से चुभती है तुम्हारे कान में आके, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। लेकिन
तुम तो बोले भाई ड्रम की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं है कि ड्रम इतनी तेज मतलब आवाज़ फेंकता है लेकिन गूंजती है, उसके बाद गूंजते गूंजते जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या सर? एम्पलीट्यूड क्या होता है? जब किसी भी ये जो है ना कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होए, कंप्रेशन ये मीडियम से कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होए और रेयर फ्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा, ऐसे ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा होए, ये जो कंप्रेशन रिफ्रैक्शन है, रेयर फ्रैक्शन, ये बहुत ज़्यादा होए, तब हम क्या कहेंगे? इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। इसका एम्पलीट्यूड है मीन पोजीशन से कहाँ तक? कंप्रेशन तक। इसका है मीन पोजीशन से कंप्रेशन तक। तो किसका ज़्यादा बताओ? इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है ना, तो हम क्या कहेंगे? इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। लेकिन फ्रीक्वेंसी कब ज़्यादा होती है? फ्रीक्वेंसी तब ज़्यादा होती है जब एक ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे ऐसे, देखो, जब एक ऑब्जेक्ट की जो वेवलेंथ है लैम्डा लेस हो, लैम्डा जब कम होगा ना, तब क्या होगा? इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होएगी। लैम्डा जब बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डाउन होगी, है ना। बस इतना सा था इस पल्स वाले में। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? हम क्या पढ़ेंगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या पढ़ा तुम्हारे पास? अभी हमने थोड़ा सा वो पढ़ना है इसके फॉर्मुलेशन की। मैंने तुम्हें अभी तक सारी चीज़ें बता ही दिया है। अब इसका हम फॉर्मुलेशन करेंगे, कैसे बनती है चीज़। चलती है अपनी अगली स्लाइड की तरफ, काम करके आ सकता हूँ मैं। अब देखो, अब दूसरे टाइप की वेव क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या? लॉन्गिट्यूडनल वेव। वो कैसे प्रोपगेट होती है? मीडियन तो तुम्हें पता है सब में ही होता है, मीडियन से टू एंड फ्रो मोशन करती है। मैं तुम्हें पहले ही बताया था, टू एंड फ्रो मोशन करती है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, है ना। कैसे? यहाँ अब देखो, जो यहाँ का पार्टिकल है शुरुआत का, यह करेगा अपने आगे वाले पार्टिकल को धक्का मारेगा, आगे वाले पार्टिकल को धक्का मारेगा, जो एक कंप्रेशन क्रिएट करेगा। कंप्रेशन क्रिएट करी, उसके बाद क्या होएगा? कंप्रेशन क्रिएट करने के बाद वो रेयर फ्रैक्शन भी बदलेगी, है ना। कंप्रेशन क्रिएट हुआ, पहले कंप्रेशन हुआ, फिर रेयर फ्रैक्शन होगा। रेयर फ्रैक्शन के बाद क्या होगा? रेयर फ्रैक्शन के बाद देखो, इसने इसको मारा, फिर इसने आगे वाले को मारा, फिर आगे वाले ने आगे वाले को, आगे वाले ने आगे वाले को, आगे वाले ने आगे वाले, ऐसे करके यहाँ तक आ गया पार्टिकल, अपनी डेस्टिनी तक पहुँच गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसे हम कहेंगे कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर शो कर रहा है अपनी डेस्टिनी से, अपने मेन पोजीशन से अपनी डेस्टिनी तक जाने के लिए इसने जो भी पाथ चुना उसमें टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, तो इसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। और तीसरी वेव क्या होती है? तीसरी वेव होती है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव जैसे तुम स्लिंकी में देखते हो, ऐसे जाती है फिर वापस आती है, ऐसे ना। साउंड एक मैकेनिकल वेव ही है, ये जो चीजें हैं ये सारी मैकेनिकल वेव ही हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में साउंड प्रोपगेट होती है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव में प्रोपगेट होती है। और ट्रांसवर्स वेव में लाइट जो है वो ऐसे 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 ट्रैवल करती है, उसकी एक वेवलेंथ होती है। साउंड की भी वेवलेंथ शायद होती होगी, इतना मुझे ज़्यादा डीपली नहीं पता, लेकिन एक होती है वेवलेंथ इनकी भी। अब देखो, अब हमने टाइप्स पढ़ लिए। तुम ना क्या सोचते हो, तुम्हारी ना जिंदगी में भी ना ऐसे क्रस्टर्फ आते रहते हैं। तुम्हारी जिंदगी में ना जब तुम यहाँ पीक पे होते हो ना, तब तुम बहुत खुश होते हो। जब तुम यहाँ पीक से धड़ाम से नीचे गिरते हो ना, तुम यहाँ पे जो हिम्मत छोड़ देता है ना, वो वहीं पे लूजर कहला देता है। क्यों? क्योंकि उनने तो हिम्मत छोड़ दिया है, उनने तो अपने आप को खुद ही लूजर घोषित कर दिया है। लेकिन उसे पता नहीं है कि उसके आगे कितनी सक्सेस होने वाली है। उसको अगर वो मेहनत करेगा तभी सक्सेसफुल होएगा, नहीं तो यहीं पे पड़ा रहेगा, यहीं पे पूरी जिंदगी सड़ेगा। और अगर उन्हें मेहनत करी तो वो यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पे अपनी लाइफ पूरी बिताएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी तुम्हारे मन में आए या जब भी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ढलान से आए, तुम्हारे नंबर कम आए, जो भी मर्जी आए, तो उससे दुखी मत होना। क्योंकि हर एक चीज़ का एक अच्छी मतलब हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। बीरबल और अकबर वाली कहानी सुनी है ना, हर चीज़ अच्छे के लिए होती है, कभी कोई चीज़ बुरे के लिए नहीं होती। तो मैं यहाँ से यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम उससे भी और ऊपर बढ़ सको। ये नहीं कि तुम नीचे गिर गए तो तुम्हारा टेस्ट लेती है ज़िंदगी
कि तुम ऊपर उठने की तुम में हिम्मत है तो तुम सक्सेसफुल होगे, नहीं है तो तुम वहीं पड़े रहोगे जहाँ पे और सारे नॉर्मल लोग पड़े रहते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया ज़्यादा भाषण के बाद। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है क्या कि पल्स क्या होती है। पल्स क्या होती है? पल्स वो रही जो तुम टॉफी खाते हो सर, हम तो टॉफी खाते हैं पल्स की। पल्स क्या होती है? पल्स होती है कि ना, पल्स एक ऑब्जेक्ट को अगर तुमने एक चीज से बांध रखा है, देखो ये दीवार है मान लो, इससे एक स्लिंगी से, ऐसी होता है ना, ऐसी बनाते हैं, मतलब उसे एक डिब्बा बांधा हुआ है, डिब्बा मान लो, सर्कल बांध लो, है ना, उसको तुम खींच रहे हो उसको पूरी तेज, है ना। तुम जब उसे खींचोगे ना, खींचने से क्या होगा, उस पे ना एक यहाँ आएगा, फिर इसमें एक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी, पिछले चैप्टर में बताया मैंने, है ना। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होएगी, फिर ये धक्का मारेगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर खींचेगा ये, फिर पोटेंशियल एनर्जी आएगी, फिर बंद होएगा, फिर खींचेगा, ऐसे ऐसे करके खींचता रहेगा, बंद होता रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। मतलब यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। इसे हम क्या कहेंगे? टू एंड फ्रो मोशन को क्या कहेंगे? पल्स। इसी पूरे सिनेरियो को हमने नाम दे दिया पल्स, कि ना जब भी कोई ऑब्जेक्ट इधर जाएगा फिर इधर आएगा तो इसे हम क्या नाम देंगे? पल्स। अब बारी आती है साउंड के तीन मेन चीजों की तरफ। मेन चीजें क्या होती हैं? साउंड की तीन मेजर चीजें हैं, स्पीड और एक फ्रीक्वेंसी और एक एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और स्पीड क्या होती है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और स्पीड होती है कि ना, स्पीड तो तुम्हें पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? किसी भी दो क्रस्ट और ट्रफ के बीच, देखो जैसे वेव बनी यहाँ से यहाँ, है ना, तो इस एक क्रस्ट से ट्रफ, मीडियन से दोबारा मीडियन में आने तक की जो ये वेव होती है ना, इसको हम एक फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, है ना। इसको हम क्या नाम देते हैं? फ्रीक्वेंसी का। और इसको करने में जितना टाइम लगा है, टी टाइम लगा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। उसको हम क्या नाम देते हैं? टाइम पीरियड, किसी भी ऑब्जेक्ट के वो प्रोपेगेट करने का, ठीक है। इतना तुम्हें पता चल गया ना। एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखो अगर तुम सीटी बजाते हो, सीटी बजाई है ना तुमने, सीटी बजाओगे और एक ड्रम बजाओगे, तो तुम्हें कौन सी चीज, जैसे ड्रम बजा रहे हैं, तुम्हारे दिल में ऐसे धक धक सी नहीं होती, है ना, दिल में ऐसे धक धक, दिल में मेरे है दर्द जिसको, है ना, वो वाला गाना बजता है ना, है ना। और फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होती है, सीटी बजाता है, जैसे तुम्हारे गेम पीरियड खत्म होता है या तुम्हारे पीटी सर कुछ तुम्हें बुलाने के लिए सीटी बजाता है, तुम्हारे कान में एकदम चुभती है वो, तुम्हारे दिल में तो एकदम धक धक नहीं होती ना, एकदम से चुभती है तुम्हारे कान में आके, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। लेकिन तुम तो बोले भाई ड्रम की फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ड्रम इतनी तेज, मतलब आवाज फेंकता है लेकिन गूंजती है, उसके बाद गूंजते गूंजते जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या सर? एम्पलीट्यूड क्या होता है? जब किसी भी, ये जो है ना, कंप्रेशन बहुत ज्यादा होए, कंप्रेशन ये मीडियम से कंप्रेशन बहुत ज्यादा होए और रेयर फ्रैक्शन भी बहुत ज्यादा, ऐसे ऐसे, मतलब बहुत ज्यादा होए, ये जो कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन है, रेयर फ्रैक्शन, ये बहुत ज्यादा होए, तब हम क्या कहेंगे? इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। इसका एम्पलीट्यूड है मीन पोजीशन से कहाँ तक? कंप्रेशन तक। इसका है मीन पोजीशन से कंप्रेशन तक। तो किसका ज्यादा बताओ? इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है ना, तो हम क्या कहेंगे? इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। लेकिन फ्रीक्वेंसी कब ज्यादा होती है? फ्रीक्वेंसी तब ज्यादा होती है जब एक ऑब्जेक्ट ऐसे देखो, जब एक ऑब्जेक्ट की जो वेवलेंथ है, लैम्डा लेस हो, लैम्डा जब कम होगा ना, तब क्या होगा? इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होएगी। लैम्डा जब बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डाउन होगी, है ना। बस इतना सा था इस पल्स वाले में।
अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, क्या पढ़ा तुम्हारे पास। अभी हमने थोड़ा सा वो पढ़ना है इसके फॉर्मुलेशन की, मैंने तुम्हें अभी तक सारी चीज़ें बता ही दिया है। अब इसका हम फॉर्मुलेशन करेंगे, कैसे बनती है चीज़। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, हमारी आती है अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ साउंड। फॉर्मुलेशन ऑफ मतलब फॉर्मुलेशन ही करना है हमें इस बार इसमें। साउंड का तो तुम्हें पता ही है, साउंड का ही फॉर्मुलेशन करेंगे, और किस चीज़ का करेंगे, फॉर्मुलेशन। तो फॉर्मुलेशन में हमारा क्या आता है, सबसे पहली चीज़ फॉर्मुलेशन कैसे करें हम। देखो अभी मैंने बताया कि ना, जो टोन, एक टोन कंसेप्ट होता है, टोन टोन होता है कि ना उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रिचनेस है, क्या रिच क्वालिटी है, रिच क्वालिटी ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, रिच क्वालिटी ऑफ ए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी, जब तुमने देखा ना अभी ऐसे 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 वो जो वेव बन रही थी, उसकी जो एक फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो रिच क्वालिटी कितनी रिच है वो। जब तुम वायलिन बजाते हो या गिटार बजाते हो और एक जगह तुम दीवार में पत्थर मार रहे हो, है ना, किसमें रिच क्वालिटी है, उसमें जहाँ तुम वायलिन और वो बजा रहे हो, है ना, तो उसमें तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी क्वालिटी क्या है, रिच है, तो उससे हम टोन कहेंगे। उसकी टोन कैसी है, उसकी टोन अच्छी है या बेकार है, कितना रिच है उसकी साउंड, तो उसे हम कहेंगे टोन। अब बारी आती है अपनी अगली चीज़ की तरफ। अगली चीज़ हमारी क्या है, अगली चीज़ है कि ना जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, यहां से मैंने टूटी फूटी सी वेव बना दिया, लेकिन इसमें समझो, तुम समझो कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इज इक्वल टू है 1 टाइम के, है ना। क्यों सर, क्योंकि देखो टाइम पीरियड अगर कम हो जाएगा, यहां से यहां तक की जो फ्रीक्वेंसी की वो है, मतलब टाइम पीरियड आएगा इतने से इतने तक का, तो यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड है अगर वो कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी ना, है ना। देखो ना, ये अगर कम हो गया तो ये यहाँ आ जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा ज़्यादा, कंप्रेशन ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ऐसे जल्दी 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 प्रोपेगेट होएगा, है ना। लेकिन अगर इसकी टाइम पीरियड ज़्यादा है, ये 2 सेकंड ले रहा है, यहाँ पे पहले वाले केस में 1 सेकंड ले रहा था, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, ज़्यादा थी, फ्रीक्वेंसी इज मोर। लेकिन अब टाइम ज़्यादा ले रहा है, 2 सेकंड ले रहा है प्रोपेगेट होने में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। या उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो, एम्पलीट्यूड ज़्यादा नहीं है तो अगर वो मीडियम टोन में चल रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, अगर उसका टाइम बढ़ा दो तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो अब इसी चीज़ को लेके हम इसका फॉर्मुलेशन करते हैं। देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना सबको पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड किसकी आई, साउंड की। साउंड की स्पीड को हम v से भी डिनोट करते हैं, लेकिन मैं अभी v आने वाला है इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना चाहता। डिस्टेंस क्या है, एक कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा, है ना। तो डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा अपॉन टाइम, है ना। टाइम कितना, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लिया है। अब ये चीज़ जरा ध्यान करो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये चीज जरा ध्यान, ये वाली चीज ये वाली चीज जरा ध्यान से देखो। ये वाली चीज में मैंने क्या बताया, फ्रीक्वेंसी दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, है ना। टाइम जितना ज्यादा लगे उतनी फ्रीक्वेंसी कम, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना टाइम कम, है ना। एक ही बात थी सर, क्यों बोला, अरे यार मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। अब देखो, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। इसको इधर लेके तो मल्टीप्लाई 1/t वही आना है ना। अब बताओ यहाँ पे कुछ दिख रहा है तुम्हें, यहाँ कुछ दिख रहा है और यहाँ कुछ दिख रहा है, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। 1/t किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो हम क्या कह देंगे, फ्रीक्वेंसी लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ये बन गया तुम्हारा फॉर्मुलेशन। स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट,
इसको अपने नोट्स में लिख लो कि ना जो भी स्पीड होती है v कहाँ से आया सर, फ्रीक्वेंसी की जो SI यूनिट होती है ना, फ्रीक्वेंसी की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट होती है जो फ्रीक्वेंसी की होती है v, है ना। और इसको हम न्यू भी बोलते हैं, न्यू बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन न्यू ग्रीक लेटर से आया है ना। तो ग्रीक में तो पता नहीं है तुम्हें क्या क्या बोलते, मतलब क्या क्या बोलते रहते हैं ग्रीक में, लेकिन ग्रीक वालों ने बहुत सारे फॉर्मुलेशन दिया हमें। अब इसका स्पीड के फॉर्मूला आ गया ना हमारे पास। अब स्पीड का असली फॉर्मूला क्या हुआ, स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। बस इतना तुमने याद करना है, इतना नोट कर लो। और इतना तुम्हें अगर याद हो गया तो ये चैप्टर ये एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं। यहीं पे ख़त्म क्यों, अगली जो चीज़ें हैं ना वो हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, क्योंकि अगला एपिसोड में आके ना पैसा ज़्यादा मिलता है। तुम पैसा यार सब्सक्राइब तो करते नहीं, पैसा कहाँ से ज़्यादा मिलेगा मुझे, हाँ नहीं तो। अब तुम कसम खाओ कि ये जो भी मैंने फिजिक्स में चीज़ें पढ़ाई है वो याद रखोगे, कसम खाओ। ओ भाई मेरी कसम मत खा लेना सर, हम आपकी कसम खाते हैं, याद रखेंगे। अपनी विद्या की कसम खाओ, मेरी कसम मत खाओ। कहीं बोलो सर हम आपकी कसम खाते कहते हैं, हम आपके सर पे हाथ रख के कहते हैं कि हम सारे चैप्टर याद रखेंगे। भाई मेरे सर में हाथ मत रखना कि अभी तक मैंने फेस रिवील नहीं करा। हाँ अगर 1 मिलियन कर दो ना तो बोर्ड पे पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, और बढ़िया बढ़िया वाले पेन, क्योंकि पैसा आएगा, है ना। तो चले अपना यहीं पे एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय। रुको भाई अभी जाने लग गए क्या, मैं तो मजाक कर रहा था, गुड बाय नहीं अभी और पढ़ो, आओ जरा। इतने से लेक्चर में खत्म कर दोगे चाहे हाँ नहीं तो। अब देखो अब न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल क्या है हमारे, न्यूमेरिकल क्या होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं फॉर्मुलेशन में क्वेश्चन, है ना। कई बच्चों को पता नहीं होता सर न्यूमेरिकल क्या होता है, न्यूमेरिकल कराता हूँ मैं सर, न्यूमेरिकल कराते हो तो न्यूमेरिकल होते क्या है ना, बड़े ही गंदे बच्चे हैं। देखो अगर मैं बोलूं कि ना एक साउंड की वेव जा रही है, साउंड की वेव जा रही है, एक मैं बना के दिखाऊंगा, साउंड की वेव जा रही है, अपने मन में वो करो, थोड़ा बनाओ अपने मन में अपनी चीजें, उसकी फ्रीक्वेंसी जो। रुको भाई अभी कहाँ जा रहे हो, अभी ये और चीजें पढ़नी है, कहाँ अभी छुट्टी होगी है आए बड़े। अब देखो अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल में क्या है हमारे, न्यूमेरिकल में है कि हमारे न्यूमेरिकल में क्या है, न्यूमेरिकल में क्या है कि एक फ्रीक्वेंसी की एक साउंड वेव जा रही है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की एक साउंड वेव जा रही है ना। और फ्रीक्वेंसी मतलब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी जा रही है, वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो फ्रीक्वेंसी है 5 क्या के हर्ट्स। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम हर्ट्स में डिनोट करते हैं, है ना। उसकी SI यूनिट होती है हर्ट्स, और उसका जो साइन होता है, सिंबल होता है वो भी होता है। अभी मैंने पिछले में गलत बता दिया, पिछली स्लाइड में हर्ट्स होती है उसकी SI यूनिट, और उसका जो साइन होता है V होता है, और उसे न्यू बोलते हैं, है ना। अब देखो 5 किलो हर्ट्स से वो जा रही है वेव, है ना, और उसकी जो वेव लेंथ है, दो वेव कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन के बीच में जो वेव लेंथ है लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम, 10 सेंटीमीटर उसके बीच में वेव लेंथ है, और वो 5 किलो हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी से जा रही है। तो अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है कि कितनी देर में वो वहां तक पहुंचेगी, कहाँ तक, एक सर्टेन डिस्टेंस तक, एक सर्टेन डिस्टेंस तक, कितना 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 2 किलोमीटर। मतलब मान रहे हो कि एक वेव को यहां से यहां जाना है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से, और वेवलेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर है ना, और उस 10 सेंटीमीटर से उसे 2 किलोमीटर दूर तक जाना है। 2 किलोमीटर दूर तक जाने के लिए उसे कितना फ्रीक्वेंसी उसकी 5 किलो हर्ट्ज है, तो कितना टाइम लगेगा उसे यहां से यहां जाने में, बहुत कम टाइम लगेगा। तो चलो निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 किलो हर्ट्ज, है ना।
अब इसको हमने हर्ट्स में करना है, किलो हर्ट्स को हर्ट्स में करना है। किलो मैं बताया कि किलो उसके साथ जो भी उसे ग्राम बना लो, हर्ट्स को हम ग्राम बना लेते हैं। अब एक किलो ही मिटा दिया मैंने, तो हर्ट्स को हम ग्राम मान लेते हैं, किलोग्राम। 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? हर्ट्स को ग्राम मान लो ना, हर्ट्स में कन्वर्ट करना है मतलब ग्राम में कन्वर्ट करना है। 5 kg में कितने ग्राम होते हैं? 5 × 1000 ग्राम, है ना। तो क्या होगा? 5000 हर्ट्ज इसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अभी 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 तुमने पढ़ा सर, इतनी बारी अभी अभी क्यों बोला भाई, मजा आता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अब देखो फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है ना। फ्रीक्वेंसी हमारी निकली हुई है, लैम्डा निकला हुआ है, डिस्टेंस निकला हुआ है, स्पीड निकालनी है। गलती से बोल दे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होगी? लैम्डा वी। लैम्डा कितना है? 10 सेंटीमीटर इंटू वी कितना है? 5000 हर्ट्ज इज इक्वल टू 5 से करा दो, क्या हुआ? कितना हुआ? अब देखो इसको मैंने मीटर में करना है कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसके नीचे क्या लगा दूंगा मैं? 100 लगा दूंगा। 100 मीटर का कितना होता है? 1 मीटर, मतलब 1 मीटर, हाँ 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर। अब देखो इससे ये कटा, 5 से ये कटा, कितने में? तुम्हें छोड़ ही दो, मतलब इतने में तो क्या ही हो जाएगा, 0.1 मान लो इसे, 0.1, ठीक है 0.1 मान लिया। अब इससे 1 0 हटा दो, इसके नीचे 10 है ना, तो 1 0 काट दी, है ना। कितना बचा? 500 मीटर, है ना। 500 मीटर पर हर्ट्स मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और लेंथ नहीं फ्रीक्वेंसी, उसको हम टाइम भी बोल सकते हैं, सेकंड। कितने सेकंड में हुआ है? हर्ट्स मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस नहीं मतलब फ्रीक्वेंसी है ना। तो हर्ट्स यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी टाइम तो है ना। हर्ट्स को हम टाइम बोलते हैं, इतने हर्ट्स की वो चल रही है ना, तो उसको हम टाइम भी बोल सकते हैं, सेकंड भी बोल सकते हैं। या तुम हर्ट्स लगाना है तो हर्ट्स लगा लो, है ना, लेकिन सेकंड ज़्यादा काम आएगा। अब तुम्हें पता है कि S इज इक्वल टू D/T, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हो सकता है? T इज इक्वल टू D/S हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है सर, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आया, तो ये बन गया फॉर्मूला। अब हम इससे टाइम निकाल लेंगे। कैसे 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 सर? अभी देखो गोरापन बढ़ाता हूँ इसको, गोरापन बढ़ गया। अब देखो T इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर। अब तुम्हें बताओ किलोमीटर सही है? नहीं सर किलोमीटर सही नहीं है, हमें इसे मीटर में करना है। तो मीटर में करने के लिए हमें क्या चाहिए? 2000 मीटर। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में S कितना है? 500 क्या? मीटर पर सेकंड, है ना। ये हटा दो, मीटर पर सेकंड। अब इसे हम कट करेंगे, कट। कितने सेकंड में प्रोपगेट करेगा? उसका क्या आंसर आया? बोलो 4 मीटर से मीटर गया, तो ये माइनस का था, ऊपर आया तो 4 सेकंड। मतलब इसको 2 किलोमीटर जाने में 10 सेंटीमीटर की वेवलेंथ लेके 2 किलोमीटर जाने में 5 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से 4 सेकंड लगेंगे वहां तक अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए। तुम बोलते भाई ये 5 किलो लगता है तो सेकंड है भाई, देख लेना। अब आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।